नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। कोलंबिया में कुदरत का ऐसा कहर टूटा है जिसने हजारों परिवारों की जिंदगी बदल कर रख दी है। 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने पश्चिमी कोलंबिया के कई इलाकों में भारी तबाही मचाई है। अब तक सैकड़ों लोगों की मौत की खबर है, जबकि हजारों लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं सैकड़ों मकान भी पूरी तरह तबाह हो गए हैं। राहत कर्मी मलबे के नीचे जिंदगी की तलाश कर रहे हैं। परिवार अपनों की तलाश में भटक रहे हैं। एक झटके में धरती हिली और देखते ही देखते जिंदगी की तस्वीर बदल गई। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने पश्चिमी हिस्से में भारी तबाही मचा दी है। कई घरों की छत भरभराकर गिर गई, कई पूरी इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई, तो कई मलबे के नीचे दब गई लोगों की जिंदगी और उम्मीदें। भूकंप से अब तक 132 लोगों की मौत की खबर है, जबकि करीब 570 से अधिक लोग घायल बताए गए। करीब 1600 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है और दर्जनों मकान पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। भूकंप के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। अब ऑपरेशन को और तेज कर दिया गया है। कैली, क्विब्डो, पेरियरा और आसपास के इलाकों में बचाव दल लगातार मलबा हटाने में जुटे हैं। आशंका है कि कई लोग अब भी मलबे के नीचे फंसे हो सकते हैं। बचाव कर्मी मलबे को बेहद सावधानी से हटा रहे हैं, ताकि अगर किसी की सांसें अब भी चल रही हों तो उसे सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। दूसरी तरफ परिवारों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। किसी को अपने भाई की तलाश है, किसी को माता पिता की, और किसी परिवार को अपने बच्चों की कोई खबर नहीं मिल रही है। भूकंप की सबसे भयावह तस्वीर पेरेइरा से सामने आ रही है। यहाँ 60 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। कई परिवारों के घर पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। जहाँ कभी घर हुआ करते थे, वहाँ अब सिर्फ मलबा दिखाई दे रहा है। लोग अपने इन घरों के मलबे में अपनों को तलाश रहे हैं। भूकंप के बाद लापता लोगों की जानकारी जुटाना भी बड़ी चुनौती बन गया है। स्थानीय लोगों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाए हैं, जहां लापता लोगों की जानकारी साझा की जा रही है। भूकंप के बाद यह हालात कितने मुश्किल हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राहत और बचाव टीमों को एक साथ कई मोर्चों पर काम करना पड़ रहा है। एक तरफ मलबे में फंसे लोगों की तलाश है, दूसरी तरफ घायलों को अस्पताल पहुंचाना है, और तीसरी तरफ उन परिवारों तक राहत पहुंचानी है जिनके घर पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। लेकिन इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की सबसे बड़ी चुनौती है इस इलाके की भौगोलिक स्थिति। भूकंप का केंद्र चोको क्षेत्र में था। चोको कोलंबिया के सबसे गरीब और लंबे समय से उपेक्षित इलाकों में गिना जाता है। यह इलाका पहले से ही कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऊपर से अब 7.4 तीव्रता की भूकंप ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। घने जंगल, दुर्गम रास्ते और कई जगहों तक सीमित पहुंच राहत दलों के सामने बड़ी चुनौती है। ऐसे में मलबे में फंसे लोगों तक पहुंचने और राहत सामग्री पहुंचाने में वक्त लग रहा है। इस त्रासदी का सबसे नाजुक चेहरा है बच्चे। कई बच्चों ने अपने माता पिता खो दिए हैं। कई बच्चों का अपने परिवार से संपर्क भी टूट गया है, और कई बच्चे इस भूकंप के बाद सदमे में हैं। इसीलिए राहत एजेंसियां बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान तैयार कर रही हैं। इन जगहों पर उन बच्चों को रखा जाएगा जिनके माता पिता का पता नहीं है या जिनका अपने परिवार से संपर्क भी टूट चुका है। यहाँ बच्चों के लिए खेल और दूसरी गतिविधियां भी कराई जाएंगी, ताकि तबाही के इस माहौल के बीच बच्चों को कम से कम कुछ समय के लिए सुरक्षित और सामान्य माहौल मिल सके। इस बीच कोलंबिया के राष्ट्रपति अबेलार्डो डी ला एस्प्रिलिया सोमवार रात क्विब्डो पहुंचे। राष्ट्रपति ने भूकंप से हुए नुकसान का जायजा लिया, राहत और बचाव अभियान की स्थिति की जानकारी ली और प्रभावित इलाकों में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा भी की। क्विब्डो इस वक्त राहत अभियान के लिए बेहद अहम केंद्र बना हुआ है। यहाँ से प्रभावित इलाकों की स्थिति पर नजर रखी जा रही है और राहत एजेंसियों के साथ मिलकर बचाव अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस वक्त कोलंबिया के सामने
सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ मलबा हटाना नहीं है, चुनौती है उन परिवारों को संभालना जिन्होंने अपनों को खो दिया है। चुनौती है बेघर हुए लोगों को सुरक्षित जगह देना, और चुनौती है उन बच्चों तक पहुंचना जिस त्रासदी के बाद अपने परिवार से बिछड़ गए हैं। राहत अभियान अब रेस्क्यू से आगे बढ़कर पुनर्वास की दिशा में भी बढ़ रहा है। भूकंप के बाद अब प्रभावित लोगों के सामने एक नई जंग शुरू हो गई है। घर टूट गए, सामान मलबे में दब गया। ऐसे में राहत शिविरों में लोगों को जरूरी सामान उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। घायलों का इलाज जारी है। बेघर हुए लोगों के लिए अस्थायी ठिकाने बनाए जा रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में चुनौती और बड़ी होगी, क्योंकि हजारों लोगों को दोबारा घर चाहिए होगा। बच्चों की पढ़ाई दोबारा शुरू करनी होगी। घायलों को लंबे इलाज की जरूरत हो सकती है, और जिन परिवारों ने अपने लोगों को खोया है उन्हें सदमे से उबरने में लंबा वक्त लगेगा। रात हो या दिन, मलबे के बीच टॉर्च की रोशनी से जिंदगी तलाशते बचाव कर्मी, हर आवाज पर रुकती नजरें और हर सुराग के साथ जागती उम्मीद। किसी को अब भी उम्मीद है कि उनका अपना जिंदा मिलेगा। इसी उम्मीद के सारे रेस्क्यू टीम भी लगातार काम कर रही है, क्योंकि भूकंप की तबाही कितनी भी बड़ी क्यों न हो, जब तक मलबे के नीचे जिंदगी की संभावना है, बचाव अभियान रुकने वाला नहीं है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर कोलंबिया पर है, जहां मलबे के बीच जिंदगी की तलाश अब भी जारी है। साल 2026 से दुनिया के अलग अलग हिस्से और बार बार हिलती धरती, कहीं 7.4 तीव्रता का भूकंप, कहीं 7.5 तो कहीं 7.8 की ऐसी कंपन जिसने हजारों लोगों को घरों से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। सवाल यह है कि आखिर 2026 में इतने बड़े भूकंपों की चर्चा क्यों हो रही है? क्या धरती के अलग अलग हिस्सों में एक के बाद एक आ रहे ये बड़े झटके किसी बड़े पैटर्न की ओर इशारा कर रहे हैं, या फिर यह सिर्फ पृथ्वी की सामान्य भूगर्भीय गतिविधि का हिस्सा है? 10 अगस्त 2026 कोलंबिया की धरती जोरदार तरीके से कांप उठी। रिक्टर स्केल पर तीव्रता थी 7.4। भूकंप का केंद्र चोको क्षेत्र में बताया गया। भूकंप के झटकों का असर सिर्फ भूकंप के केंद्र तक सीमित नहीं रहा। कई इलाकों में इमारतें भी क्षतिग्रस्त हुई। सैकड़ों लोगों ने जान गंवा दी। 17 जुलाई को मेक्सिको में भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता 7.3 दर्ज की गई। मेक्सिको भी दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां भूकंप का खतरा लगातार बना रहता है। 24 जून 2026 वेनेजुएला में धरती ने एक नहीं बल्कि लगातार 2 बड़े झटके महसूस कराए। पहले भूकंप की तीव्रता 7.5 थी और इसके कुछ ही समय बाद आया दूसरा बड़ा झटका 7.2, यानी कुछ ही अंतराल में 2 बड़े भूकंप। इन झटकों ने लोगों में दहशत पैदा कर दी। तारीख थी 8 जून 2026, सुबह का वक्त, और फिलीपींस में अचानक धरती हिलने लगी। भूकंप की तीव्रता थी 7.8। फिलीपींस में इस भूकंप के बाद बड़ी संख्या में आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड किए गए। 1 अप्रैल को इंडोनेशिया में 7.4 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। इंडोनेशिया को दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंपीय सक्रिय क्षेत्रों में गिना जाता है। ये इलाका कई टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधियों से प्रभावित होता है, यानी यहाँ धरती के नीचे लगातार हलचल होती रहती है। 20 अप्रैल को जापान में 7.4 का भूकंप आया। जापान भूकंप से निपटने की अपनी तैयारियों के लिए दुनिया में भी जाना जाता है। यह इमारतों से लेकर आपदा प्रबंधन तक कई व्यवस्थाएं भूकंप के खतरे को ध्यान में रखकर विकसित की गई हैं। लेकिन प्रकृति की ताकत के सामने कोई भी देश पूरी तरह बेफिक्र नहीं हो सकता। 24 मार्च को दक्षिण प्रशांत के टोंगा में 7.5 तीव्रता का भूकंप आया। टोंगा दुनिया के उन इलाकों में आता है जहां समुद्र और टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधियां बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। क्या 2026 में एक के बाद एक बड़े भूकंप आने का मतलब है कि धरती पहले से ज्यादा कांप रही है? वैज्ञानिक दृष्टि से सिर्फ कुछ महीनों में आए बड़े भूकंपों को देखकर यह निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा कि पृथ्वी अचानक ज्यादा भूकंप पैदा करने लगी है।
धरती की टेक्टोनिक प्लेटें लगातार गति करती रहती हैं। इन प्लेटों की सीमाओं पर तनाव जमा होता है और जब ये तनाव अचानक रिलीज होता है तो धरती हिलती है। कोलंबिया, वेनेजुएला, फिलीपींस, टोंगा, इंडोनेशिया, जापान और मेक्सिको ये सभी अलग अलग क्षेत्रों में हैं, लेकिन एक बात समान है, इनमें से कई इलाके सक्रिय टेक्टोनिक प्लेट सीमाओं के आसपास स्थित हैं। यही वजह है कि यहाँ भूकंप का खतरा लगातार बना रहता है। सोचिए, आप अपने घर में आराम से बैठे हैं, अचानक पंखा हिलने लगता है, खिड़कियां खड़खड़ाने लगती हैं, जमीन आपके पैरों के नीचे कांपने लगती है। कुछ ही सेकंड में लोगों के बीच अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन सवाल है, आखिर जमीन हिलती क्यों है? धरती जिस पर हम हर दिन चलते हैं हमें बिल्कुल स्थिर दिखाई देती है, लेकिन असल में हमारी धरती के अंदर लगातार हलचल चल रही है। और जब धरती के अंदर जमा हुई बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा अचानक बाहर निकलती है तो पैदा होता है भूकंप। आज हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि भूकंप आखिर आता कैसे है, धरती के अंदर क्या होता है, इसकी तीव्रता कैसे मापी जाती है और भूकंप के दौरान हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि हमारी धरती बनी किस चीज से है। पृथ्वी को अगर हम एक अंडे की तरह समझें तो इसकी कई परतें हैं। सबसे ऊपरी है क्रस्ट, यानी पृथ्वी की वह बाहरी ठोस परत जिस पर हम रहते हैं। इसके नीचे मेंटल है और सबसे अंदर कोर। लेकिन यह एक बेहद महत्वपूर्ण बात है, पृथ्वी की ऊपरी ठोस परत कोई एक टुकड़ा नहीं है, ये कई विशाल टुकड़ों में बटी हुई है। इन्हें कहा जाता है टेक्टोनिक प्लेट्स। ये प्लेट्स इतनी बड़ी होती हैं कि एक प्लेट का आकार कई देशों या पूरे महाद्वीपों से भी बड़ा हो सकता है। और सबसे हैरानी वाली बात, ये प्लेट्स स्थिर नहीं है, ये बहुत धीरे धीरे लगातार गति करती रहती हैं। इनकी गति आम तौर पर इतनी धीमी होती है कि हम इसे अपनी आंखों से महसूस नहीं कर सकते, लेकिन करोड़ों वर्षों में छोटी सी गति महाद्वीपों की स्थिति भी बदल देती है। अब सवाल है, अगर प्लेट्स इतनी धीरे चलती हैं तो भूकंप अचानक कैसे आ जाता है? दरअसल जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से संपर्क में आती हैं तो वे अलग अलग तरीके से व्यवहार कर सकती हैं। कहीं दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं, कहीं भी एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं और कहीं दो प्लेट्स एक दूसरे के किनारे से रगड़ते हुए विपरीत दिशाओं में खिसकती हैं। इन प्लेट्स की सीमाओं पर मौजूद चट्टानों के बीच घर्षण होता है। प्लेट्स लगातार हिलने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनके बीच मौजूद घर्षण उन्हें कुछ समय तक रोक कर रख सकता है। इस दौरान चट्टानों में तनाव और ऊर्जा जमा होती रहती है। तनाव लगातार बढ़ता जाता है। एक समय ऐसा आता है कि जब चट्टानें इस तनाव को सह नहीं पाती और फिर अचानक चट्टानें टूटती या खिसकती हैं। यही अचानक होने वाली हलचल जमा हुई ऊर्जा को चारों तरफ भेज देती है। ये ऊर्जा भूकंपीय तरंगों यानी कि सिस्मिक वेव के रूप में पृथ्वी के अंदर और उसकी सतह पर फैलती है। और जब ये तरंगे हमारे इलाके तक पहुंचती हैं तो हमें जमीन हिलती हुई महसूस होती है। इसी घटना को हम भूकंप कहते हैं। जिस स्थान पर धरती के अंदर चट्टानें पहली बार टूटती या खिसकती हैं उसे फोकस या हाइपोसेंटर कहा जाता है और पृथ्वी की सतह पर इसे ठीक ऊपर मौजूद स्थान को एपिसेंटर कहा जाता है। आमतौर पर भूकंप का प्रभाव एपिसेंटर के आसपास ज्यादा महसूस हो सकता है। हालांकि नुकसान केवल दूरी पर निर्भर नहीं करता। धमनों की मजबूती, जमीन की प्रकृति, भूकंप की गहराई और अन्य कई चीजें भी नुकसान को प्रभावित करती हैं। भूकंप की शक्ति को बताने के लिए वैज्ञानिक अलग अलग मापों का इस्तेमाल करते हैं। आपने अक्सर रिक्टर स्केल का नाम सुना होगा, लेकिन आधुनिक भूकंप विज्ञान में बड़े भूकंपों की ऊर्जा और आकार को बताने के लिए मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल यानी कि MW का इस्तेमाल व्यापक रूप से किया जाता है। मैग्नीट्यूड भूकंप के स्रोत से निकलने वाली ऊर्जा और इसके आकार से जुड़ा होता है, जबकि किसी खास जगह पर कितना नुकसान हुआ या लोगों ने कितनी जोर से झटके महसूस किए, ये अलग अलग बात है। और भूकंप का असर सिर्फ जमीन हिलने तक सीमित नहीं है। अगर समुद्र के नीचे बड़ा भूकंप आता है
और समुद्र तल में अचानक बड़ा बदलाव होता है तो समुद्र का पानी विस्थापित हो सकता है। इससे सुनामी पैदा हो सकती है। भूकंप हमें याद दिलाता है कि हमारी धरती बाहर से जितनी शांत दिखाई देती है उसके अंदर उतनी ही गतिशील है। यह प्रकृति की एक शक्तिशाली प्रक्रिया है जिसे हम रोक नहीं सकते, लेकिन विज्ञान की मदद से हम इसे समझ सकते हैं। जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं, बेहतर इमारतें बना सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, भूकंप के दौरान सही सुरक्षा उपाय अपनाकर नुकसान को कम भी कर सकते हैं। धरती का कांपना कुछ ही सेकंड में जिंदगी बदल सकता है। भूकंप ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसकी सटीक भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन सही तैयारी, सही जानकारी और सही समय पर उठाए गए कदम से हजारों जिंदगियां बच सकती हैं। आखिर भूकंप आने से पहले और बाद में हमें क्या करना चाहिए, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सब कुछ सामान्य और अगले ही पल धरती कांपने लगे, इमारतें हिलने लगे, लोग घबराकर बाहर भागने लगे। भूकंप का खतरा हमेशा अचानक आता है, लेकिन इससे बचाव की तैयारी पहले से की जा सकती है। भारत का भी एक बड़ा हिस्सा भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है। उत्तर भारत, हिमालयी क्षेत्र, उत्तर पूर्व और गुजरात के कई इलाके उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में शामिल हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भूकंप से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है पहले से तैयारी। सबसे पहले घर को भूकंप प्रतिरोधी बनाना जरूरी है। पुराने भवनों में बीम, कॉलम और फाउंडेशन को मजबूत कराना चाहिए। निर्माण कार्य में भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS के निर्धारित मानकों का पालन करना चाहिए। परिवार के साथ आपदा प्रबंधन की योजनाएं बनाएं। घर में सुरक्षित स्थानों की पहचान करें, जैसे मजबूत टेबल के नीचे या कमरे के अंदरूनी कोने में। एक इमरजेंसी किट हमेशा तैयार रखें, जिसमें पीने का पानी, जरूरी दवाइयाँ, टॉर्च, मोबाइल चार्जर, महत्वपूर्ण दस्तावेज, सूखा भोजन और एक सीटी शामिल हो। घर के भारी सामानों को भी सुरक्षित करना जरूरी है। अलमारी, फ्रिज और अन्य भारी फर्नीचर को दीवार से मजबूती से बांधें ताकि झटकों के दौरान वे गिर ना सके। गैस सिलेंडर, पानी की टंकियां और शीशे की वस्तुएं सुरक्षित स्थान पर रखें। बिजली और गैस लाइनों की समय समय पर जांच कराएं। स्कूलों और कार्यालयों में नियमित रूप से भूकंप सुरक्षा ड्रिल आयोजित की जानी चाहिए ताकि आपात स्थिति में घबराहट कम हो। जब भूकंप आए तो सबसे महत्वपूर्ण कदम है कि सबसे पहले घुटनों के बल नीचे बैठ जाएं, फिर किसी मजबूत टेबल या डेस्क के नीचे जाकर सिर और गर्दन को सुरक्षित करें। इसके बाद टेबल के सहारे को मजबूती से पकड़ कर रखें। अगर आप घर के अंदर हैं तो खिड़कियों, शीशों और भारी सामान से दूर रहें। लिफ्ट का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। तुरंत किसी खुले मैदान में चले जाएं। इमारतों, पेड़ों, बिजली के खंभों और तारों से दूर रहें। गाड़ी चला रहे हो तो सड़क के किनारे सुरक्षित स्थान पर वाहन रोकें और गाड़ी के अंदर ही बैठे रहें। फ्लाईओवर या पुल के नीचे वाहन खड़ा न करें। समुद्र तट के आसपास रहने वाले लोगों को तेज झटकों के बाद सुनामी के खतरे को देखते हुए ऊंचे स्थानों की ओर जाना चाहिए। क्या ना करें? घबराकर बाहर न भागें। लिफ्ट का उपयोग न करें। खिड़कियों के पास न खड़े हों। दरवाजे में खड़े रहने की गलती न करें। भूकंप का मुख्य झटका समाप्त होने के बाद भी खतरा पूरी तरह खत्म नहीं होता। आफ्टर शॉक्स यानी छोटे झटके फिर से आ सकते हैं, इसीलिए सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। गैस, बिजली और पानी की लाइनों की जांच करें। गैस रिसाव की आशंका हो तो मुख्य वाल्व बंद कर दें। क्षतिग्रस्त भवनों में दोबारा प्रवेश करने से बचें। मोबाइल नेटवर्क पर दबाव कम रखने के लिए फोन कॉल की जगह SMS और इंटरनेट संदेशों का उपयोग करें। भूकंप को रोका नहीं जा सकता, लेकिन जागरूकता और तैयारी से इसके नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। कुछ सेकंड की सही प्रतिक्रिया आपकी और आपके परिवार की जिंदगी बचा सकती है। याद रखिए, यही है भूकंप से सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण मंत्र। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज।